हे गाइस, वेलकम बैक। तो आप लोगों ने बोला था कि अप्रूवल केसेस के ऊपर भी एक वीडियो बनाओ, तो आज उसी के ऊपर मैं वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने, जिसमें दो केसेस के ऊपर हम बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस मैं नेक्स्ट और भी बनाऊं सीरीज में, तो प्लीज़ आप यस लिख के ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेरे को अपडेट कीजिएगा। एंड सेकेंडली कि जो इसमें मैं केसेस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने अपनी प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन या पास्ट ऑर्गेनाइजेशन में मैंने ही किए हों ये केसेस, या रिसेंटली मैंने किए हों। तो डाटा इसमें मैंने चेंज कर दिया है काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए। हो सकता है ये केसेस मैंने अपने फ्रेंड्स से किसी से सुने हो या किसी और लोकेशन में कभी देखे हो। तो इनको ये चीज़ के साथ लिंक मत कीजिएगा कि भाई ये तो केसेस हैं कि अंकुश सर ने अभी सेंक्शन किए हैं तो उनके ही करे हुए केसेस हैं। तो उनके साथ लिंक मत कीजिएगा, ये आपकी जस्ट नॉलेज पर्पज़ के लिए है। इनका रियलिटी के साथ लिंक हो भी सकता है या नहीं भी, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले केस की मैं बात करता हूँ। इस केस में क्या था, तो फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फैक्ट्स के साथ आपको कुछ कुछ क्वेरीज भी आपके माइंड में आ जाएंगी कि भाई इस केस में ये दिक्कत लग रही है या ये दिक्कत नहीं है इस केस में। तो देखिए, ये प्लेन टेक ओवर केस था। प्लेन टेक ओवर का मतलब होता है कि जो सामने वाले बैंक से जितना डेट चल रहा है, क्लाइंट कर रहा था मेरे को कुछ एडिशनल डेट नहीं चाहिए, आप सिंपल प्लेन मेरा बैंक चेंज कर लो, सामने वाले बैंक का सारा एक्सपोजर अपने पास टेक ओवर करके ले आओ। तो एबीसी बैंक के साथ प्लेन टेक ओवर का केस था। तो क्लाइंट हमें इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी प्रपोज कर रहा था जिसकी वैल्यू 100% आ रही थी, मतलब जितना हम लोन दे रहे थे उतनी वैल्यू की प्रॉपर्टी हमें वो ऑफर कर रहा था। तो दो ग्रुप कंसर्न्स थी क्लाइंट की जिनको हमने फंड करना था, फर्म ए और फर्म बी। तो क्योंकि प्लेन टेक ओवर केस है तो उनका क्या क्या एक्सपोजर चल रहा था। जो फर्म ए है उसका 13 करोड़ रुपए की सीसी लिमिट चल रही थी, कैश क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट लिमिट उसकी 1 करोड़ रुपए की चल रही थी क्योंकि वो धागा इंपोर्ट करती थी चाइना से, तो 1 करोड़ की लेटर ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी थी। जीसीएल चल रहा था 3 करोड़ रुपए का, और मशीनरी टर्म लोन चल रहा था 1.5 करोड़ रुपीज का। तो टोटल 18.5 करोड़ रुपए का एक्सपोजर था फर्म ए में। तो फर्म बी की बात करते हैं। फर्म बी में 9 करोड़ रुपीज का सीसी लिमिट था, 3 करोड़ रुपए का जीसीएल था इसमें, 1 करोड़ रुपए का एमटीएल था इसमें, और टोटल 13 करोड़ रुपए का एक्सपोजर था। और कंबाइंड ग्रुप एक्सपोजर कितना था, यानी इनका 31.5 करोड़ रुपीस। तो 100% कवर था। तो आपको पता ही है कि जो जीसीएल होता है वो तो गवर्नमेंट की 100% सिक्योरिटी बैक्ड होता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी बैक्ड है, तो इसको कोलेटरल कवर में हम नहीं लेते। तो 31.65 करोड़ माइनस 6 करोड़, तो बचा आपके पास 25.5 करोड़। तो अप्रोक्सीमेटली 25.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की वैल्यू हमारे पास आ रही थी, राइट। तो उसके बाद काम धंधा क्या था इनका भाई। जो फर्म ए थी वो कपड़ा बनाने का काम करती थी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैब्रिक्स, यानी कि ये फर्म ए धागा इंपोर्ट करती थी, धागा डोमेस्टिकली भी परचेज करती थी, और अपने साथ जो इनके पास मशीनें थी उन मशीनों की मदद से ये कपड़ा बनाती थी। जो फर्म बी थी क्लाइंट की, वो फर्म बी करती थी गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का काम, यानी कि इसको कपड़ा चाहिए होता था एज अ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के तौर पे कपड़ा लेती थी और कपड़े से कटिंग स्टिचिंग डिजाइनिंग जो भी करके फाइनल गारमेंट्स बनाने का ये काम करती थी। गारमेंट्स में अलग अलग तरह की वैरायटीज थी, लेडीज जेंट्स बच्चों के, सर्दियों के गर्मियों के, हर तरह के कपड़े बनाने का ये काम करती थी। स्पोर्ट्स वेयर आइटम्स में भी इनका काम था, स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड क्लोथ्स स्पेशली ये बनाते थे। इस प्रमोटर फैमिली की एक और फर्म भी थी, फर्म सी। तो फर्म सी में क्या काम था, वो लेडीज कुर्ती बनाने का काम करती थी, लेडीज कुर्ती बनाने का काम करती थी। और उनका एक बहुत अच्छा ऑन ब्रांड नेम भी रजिस्टर्ड था, ऑन ब्रांड नेम भी रजिस्टर्ड था। और उसकी सेल्स जो टेंटेटिवली थी वो 15 करोड़ रुपए के करीब की इंडिपेंडेंट सेल्स थी इस फर्म की। तो जो इनका ऑन ब्रांड था, तो हमने उस समय मार्केट रेफरेंस से चेक किया था इसके बारे में कि बहुत ही रेप्यूटेड ब्रांड है और मार्केट में रिटेल काउंटर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बिकता है और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो चलिए इनके सेल्स के ट्रेंड को एक बार देखते हैं। क्लाइंट के सेल्स के ट्रेंड क्या थे। फर्म ए यानी जिसमें 13 करोड़ की लिमिट है और 18 करोड़ रुपए का एक्सपोजर है, वहां पे 66 करोड़ का टर्नओवर किया था 2020 में। फिर 29 करोड़ हो गया, डिप मार दिया टर्नओवर में। यहाँ पे भी कोई बहुत ज़्यादा रिकवरी नहीं हुआ 2022 में। 2023 से अगेन रिकवरी होना स्टार्ट हुआ, और 2024 में जो ये प्रोजेक्ट कर रहे थे 65 करोड़ के करीब का प्रोजेक्ट कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास जो वाईटीडी टर्नओवर करंट ईयर की निकल के आई थी उसके अकॉर्डिंग टर्नओवर काफ़ी अप दिख रही थी और 65 करोड़ की टर्नओवर अचीवेबल लग रही थी। तो फर्म बी में क्या था कि 71 करोड़ रुपीज़ की टर्नओवर थी और 38 करोड़ रुपीज़ की उसकी 2021 में रह गई। थोड़ी सी रिकवरी हुई, 47 पे पहुंचा, 64 पे आया, और अब 70 करोड़ के लगभग प्रोजेक्ट कर रहा था। अगर हम कंबाइंड टर्नओवर की बात करें तो ग्रुप की, तो 137 करोड़ की टोटल टर्नओवर, 67 करोड़
77 करोड़, 108 करोड़, और यहाँ पे प्रोजेक्टेड जो 2024 की थी वो 135 करोड़ की टर्नओवर की प्रोजेक्शन थी। तो जो 2024 की प्रोजेक्शन थी उसके हिसाब से क्लाइंट प्री कोविड लेवल्स पे, कोविड आया था आपको पता है 2020-21 में, तो प्री कोविड लेवल, कोविड से पहले वो जितना धंधा कर रहा था, जितना काम वो कर रहा था, एक्सपेक्टेड था कि 2024 में रिकवर बैक करके वो इस लेवल पे पहुंच जाएगा, राइट। अब इस पे कैच क्या था, जो ये फर्म बी थी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट्स वाली, इसको रॉ मटेरियल क्या चाहिए होता है, कपड़ा। इसको लेडीज कुर्ती बनानी है, इसको रॉ मटेरियल क्या चाहिए, कपड़ा, कुर्तियां बनाने के लिए। तो कपड़ा कौन बनाता है, ये वाली फर्म। तो ये दोनों फर्में अपने कपड़े की कुछ रिक्वायरमेंट्स इस फर्म से मेट कर लेती थी, यानी फर्म ए कपड़ा बना देती थी और कपड़ा बना के फर्म बी को भी बेच देती थी और फर्म सी को भी बेच देती थी, इंटरनल ग्रुप सेल्स हो जाती थी, राइट। याद रखिए फर्म सी के बारे में कोई लोन वगैरह हमसे प्रपोज नहीं किया गया, और फर्म सी इनकी काफी रिप्यूटेड और ब्रांडेड फर्म थी। तो उसके बाद देखिए अराउंड हमने पाया कि जो फर्म ए की जो टोटल में सेल्स जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है, इसमें से 40% की सेल्स जो है वो कुल मिला के फर्म बी और फर्म सी को कंबाइंड लेवल पे नजर आ रही है। इंटर ग्रुप सेल्स 40% सेल्स के करीब, 40% के करीब है। अगर हम मोटा मोटा बात करें तो 44 करोड़ रुपीस की अगर यहाँ पे सेल्स है, तो अगर इसका 40% के लगभग हम देखें तो 16-17 करोड़ के करीब की जो फिगर बनती है, 16-17 करोड़ रुपए की इसकी फिगर इंटर ग्रुप सेल्स की ही थी। अगर उस 16-17 करोड़ को हम यहाँ से बाहर कर दें तो नेट इंडिपेंडेंट सेल्स 27-28 करोड़ रुपए की ही बनती है, जो इसने आउटसाइड पार्टीज को की थी। आउटसाइड पार्टीज को 27-28 करोड़ रुपए की सेल्स ही इसने की थी। और उसके अगेंस्ट अगर आप एक्सपोजर लेवल चेक करें तो एक्सपोजर लेवल इसका काफी हायर साइड पे नजर आ रहा था, राइट। तो ये एक इसमें चेक पॉइंट था हमारा केस में। तो अगर हम कंबाइंड फाइनेंशियल्स की बात करें कि फर्म ए एंड फर्म बी को अगर मिला दें, टर्नओवर तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया दोनों को कंबाइंड, अगर दोनों को मिला दें तो दोनों कैसा परफॉर्म कर रही थी, दोनों एबिडा मार्जिन 4.5% पे काम कर रही थी। पैट बहुत कम दिखाया हुआ था, 0.31% का पैट मार्जिन दिखाया हुआ था। हेल्दी एडजस्टेड इंटेंजिबल नेटवर्थ इन्होंने 20 करोड़ रुपए की दिखाई हुई थी, कि जो इसको आप इक्विटी बोलते हैं, एडजस्टेड टोटल या टेंजिबल नेटवर्थ आप इसको बोलते हैं। गेयरिंग रेशो टोटल डेट अपॉन 18W, तो वो रेशो इनकी 1.4x की आ रही थी। लीवरेज रेशो यानी कि टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज अपॉन 18W, वो कंबाइंड लेवल पे 2.2x आ रही थी। करंट रेशो 1.2x थी। ISCR 1.37x थी। डेटर डेज कंट्रोल में थे 76 डेज, क्रेडिटर्स डेज 68 डेज, स्टॉक डेज 47 डेज और DSCR 0.89x। सिबिल स्कोर 750 प्लस थे सबके। CMR स्कोर 3 या 1 to 3 में से थे, यानी CMR स्कोर भी बहुत अच्छे थे, यानी कि इस एंगल पे कोई इशू भी नहीं था। और बैंकिंग कंडक्ट भी सेटिस्फैक्ट्री था, बैंकिंग कंडक्ट सेटिस्फैक्ट्री था, तो बट लिमिट यूटिलाइजेशन 100% के करीब रहती थी यहाँ पे। और फाइनेंशियल्स के ऊपर अगर आप नजर मारे तो फाइनेंशियल्स के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी लोअर साइड पे नजर आ रही है क्लाइंट की। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो प्रॉफिटेबिलिटी लोअर साइड पे है। ये काफी हेल्दी पोजीशन है लीवरेज और गियरिंग की, अपना पैसा अच्छा खासा लगाया हुआ है इसने क्लाइंट ने। करंट रेशो भी ठीक ठाक है, पर आपको ध्यान में होगा कि अगर आपको MPBF 2 में काम करना है तो आपको 1.33x का टर्न करंट रेशो चाहिए होता है मिनिमम साइड पे। तो उस एंगल से हमें करंट रेशो में थोड़ा शॉर्टफॉल दिख रहा था। तो ये FY23 की डाटा की हम बात कर रहे हैं। तो ISCR ठीक है, एक्सेप्टेबल है। डेटर डेज ठीक है, मेंटेन्ड है 76 डेज पे। क्रेडिटर डेज 68 डेज थे। स्टॉक डेज 47 थे और DSCR भी कम नजर आ रही थी क्लाइंट की। तो ये भी एक हमारे लिए पॉइंट टू बी नोटिस्ड था, राइट। तो ये कुल मिला के उस क्लाइंट की पोजीशन हमें नजर आ रही थी। तो अब इसके अंदर हमारे पास चैलेंजेस क्या क्या थे क्लाइंट के। एक तो चैलेंज था हमारे पास इंटर ग्रुप सेल्स का, कि 40% सेल्स फर्म ए की इंटर ग्रुप ही होती है, नंबर 1। दूसरा चैलेंज हमारे पास आया कि जो फर्म ए है, जो ग्रुप कंसर्न को उसने सेल किया, तो जो डेटर्स लिस्ट थी फर्म ए की, डेटर लिस्ट, उसमें ग्रुप फर्म्स के डेटर्स भी आएंगे, फर्म बी और फर्म सी के ग्रुप फर्म के डेटर्स भी आएंगे। तो उन ग्रुप फर्म के डेटर्स की फिगर्स को भी इन्होंने ड्राइंग पावर कैलकुलेशन के अंदर कैलकुलेट किया हुआ था, लिया हुआ था, इंक्लूड किया हुआ था। जबकि ABC बैंक की सैंक्शन लेटर में जो उसका एग्जिस्टिंग बैंकर था, उसके अंदर हमें कहीं पे भी ये पॉइंट नहीं मिला कि ग्रुप फर्म के डेटर्स के ऊपर भी ड्राइंग पावर को अलाउ किया जाएगा। तो ये एक हमारे लिए पॉइंट ऑफ नोटिस था। ड्राइंग पावर हमारे पास शॉर्टफॉल बन रहा था, क्योंकि अगर हम ग्रुप फर्म के डेटर्स को हटा दें तो ड्राइंग पावर हमारे पास शॉर्टफॉल बन रही थी। और दूसरा क्या था
कि स्टिकी डेटर्स हमारे पास, ये फर्म ए में चैलेंजेस थे मेजरली, फर्म बी में सब कुछ क्लीन नजर आ रहा था, ज़्यादा चैलेंजेस नहीं थे, फर्म ए की वजह से ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे थे। तो फर्म ए में स्टिकी डेटर्स भी नजर आ रहे थे, तो अराउंड 3 से 4 करोड़ रुपए के स्टिकी डेटर्स हमें नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से ड्राइंग पावर के ऊपर भी क्लाइंट की असर पड़ रहा था। उसके बाद इसमें नेक्स्ट चैलेंज क्या था? नेक्स्ट चैलेंज था उसका डीएससीआर शॉर्टफॉल का, कि 0.89 की डीएससीआर थी। एमपीवीएफ का भी मैंने आपको बताया कि 1.2 की करंट रेशो आ रही थी, जिसकी वजह से एमपीवीएफ उसका फिट नहीं हो रहा था प्रॉपरली। हायर डेटर पीरियड इन ड्राइंग पावर, हायर डेटर पीरियड ड्राइंग पावर से क्या था कि उसकी जो एबीसी बैंक था, एबीसी बैंक जो था एग्जिस्टिंग बैंक, उसने 180 डेज यानी कि 6 महीने तक के डेटर्स को ड्राइंग पावर में ऐड करने के लिए अलाउ किया हुआ था फर्म ए को और फर्म बी दोनों को। जबकि अगर आप देखें कि क्लाइंट के डेटर्स बहुत ज़्यादा नहीं रहते, डेटर्स 76 डेज के ही हैं। अगर इन डेटर्स में से हम स्टिकी डेटर्स का भी वो पॉइंट हटा दें जो 3-4 करोड़ के हमें मिले थे, तो डेटर डेज 60 डेज से भी कम हो जाते हैं, 60 दिन से भी कम हो जाते हैं। पर एबीसी बैंक ने 180 डेज अलाउ कर रखे थे और क्लाइंट ने हमें भी बोला था कि आप 180 डेज के हमें डेटर्स अलाउ करो, राइट। तो इसके अंदर एक और पॉइंट भी था कि जो ये इंटरग्रुप सेल थी फर्म सी को, जो लेडीज कुर्ती बनाने का काम करती थी, उसको अराउंड लगभग 8 करोड़ रुपए का सेल्स किया गया था पिछले 12 महीने में, 8 करोड़ का सेल्स किया गया था, और पिछले 12 महीने से इससे खाली 2 करोड़ रुपए की ही रिकवरी हुई थी। इस फर्म ने फर्म ए को सिर्फ 2 करोड़ रुपए की पेमेंट की थी और 6 करोड़ रुपए यहाँ पे स्टैंडिंग पड़े थे बैलेंस, अपनी ही ग्रुप कंसर्न से लेने वाले, फर्म सी से लेने वाले। तो ये जो 6 करोड़ रुपए आउटस्टैंडिंग थे, ये बहुत लंबे टाइम के आउटस्टैंडिंग हो गए थे और ये मोर देन 180 डेज पुराने हो गए थे, मोर देन 180 डेज पुराने हो गए थे। तो क्योंकि एग्जिस्टिंग बैंकर ने भी सिर्फ 180 डेज तक के डेटर्स को अलाउ किया हुआ था, तो 180 डेज से तो ऊपर ये हो ही गए 6 करोड़ रुपए वाले, पर क्लाइंट ने इनको भी ड्राइंग पावर में इंक्लूड करके दिया हुआ था। तो एक तो ये चैलेंज बहुत बड़ा हमारे सामने आ गया कि भाई ये कैसे हो गया, तो ड्राइंग पावर गलत है। दूसरा, ये ग्रुप कंसर्न्स के डेटर्स को अलाउ करना, ये भी अपने आप में चैलेंज था। उसके बाद सेल्स की डिक्लाइन थी 2021 में, और 2022 में भी कोई बहुत बड़ा जंप नहीं दिखा था सेल्स में। तो ये एक हमारे लिए चैलेंजिंग पॉइंट था केस के अंदर, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हम मतलब हिल गए थे कि भाई इस केस को क्या डिसीजन करें क्या ना करें। तो देन उसके बाद क्या हुआ कि ये सारे कंसर्न्स हमने पॉइंट आउट करे, तो देन हम प्रमोटर मीटिंग पे चले गए, प्रमोटर मीटिंग पे चले गए। तो काफ़ी सीनियर अथॉरिटीज़ प्रमोटर मीटिंग पे गए। तो प्रमोटर मीटिंग पे उसका यूनिट सेटअप जो था, यूनिट सेटअप, वो बहुत ही एक्सीलेंट सेटअप नज़र आ रहा था, एक्सीलेंट सेटअप नज़र आ रहा था। और हम प्रमोटर से मिले, मेन प्रमोटर से मिले और उसके सीएफओ से मिले, दोनों से मिले, और बहुत ही एलेबोरेटिव और बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन हुआ क्लाइंट के साथ। और जो प्रमोटर था वो बहुत ही एक्सेप्शनली नॉलेजेबल पर्सन था, और मतलब इतना नॉलेज लेवल उसने एक्सप्लेन किया इंटरनेशनल मार्केट्स के बारे में, अपने धंधे के बारे में। उनको 30 से 40 साल हो गए थे एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ बिजनेस में ही काम करते हुए, और कभी भी इनको कहीं इस मार्केट में चैलेंज नहीं आया था, राइट। तो जब उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया तो हमने समझा कि 2021 में जो टर्नओवर में डिप आया, ऑब्वियसली वो कोविड की वजह से डिप आया, कि कोविड कोरोना वायरस आ गया, तो कपड़े की मार्केट में इनका जो काम था वो कम हो गया। और जो 2022 में भी मेजर इंप्रूवमेंट सेल्स में नहीं हुई, और उसके बाद भी थोड़ा सा 23 में भी, 2023 में भी अगर आप देखें, जो 2023 की भी ये सेल्स है, तो कई बार हम सोचते हैं कि 23 में तो आप प्री कोविड लेवल पे पहुंच जाते, तो 23 में भी ये प्री कोविड लेवल पे नहीं पहुंचे थे। उसके 2-3 रीजन थे। पहला रीजन क्या था कि एक तो कोविड का इम्पैक्ट था, कि 2022 में भी सेकेंड वेव कोविड की आई थी, आप सब जानते ही हैं। सेकंड क्या था कि जो ये हमारे प्रमोटर थे, इनके और इनके ब्रदर का काम टिल FY20 को प्री कोविड तक ज्वाइंटली काम करते थे, ये एक ही प्रेमिसेस से सेम लेवल पे। तो 21 में इनका डिवीजन हो गया, 21 में इनका डिवीजन हो गया, और ब्रदर ने अपनी फैक्ट्री को अलग कर दिया। तो डिवीजन के टाइम पे जो एग्जिस्टिंग हमारी फर्म्स थी, इन फर्म्स में से हमारे प्रमोटर को कुछ पोर्शन स्लम्प सेल में, स्लम्प सेल समझते हैं ना आपकी, जब एसेट्स एंड लायबिलिटीज को कुछ सेल्स किया जाता है, तो डिटेल में कभी और डिस्कस करूंगा स्लम्प सेल। तो स्लम्प सेल्स में इन्होंने कुछ मशीनरी हो गई, कुछ स्टॉक हो गया, कुछ अदर अपने एसेट्स वगैरह हो गए, कुछ कैपिटल पोर्शन हो गया, वो सारा इन्होंने अपने ब्रदर को अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस यूनिट से ट्रांसफर किया। तो उसकी वजह से इनके एग्जिस्टिंग बिजनेस यूनिट में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी अकॉर्डिंगली कम हो गई, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी गिर गई और उनका स्टॉक लेवल भी कम हो गया। तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन कि उनका जो
यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हमें कम नजर आया। और जो स्लम्प सेल की ट्रांजैक्शन थी वो हम अपनी बैलेंस शीट के अंदर भी देख पा रहे थे, क्योंकि उनके फिक्स्ड एसेट्स स्टॉक वगैरह के लेवल्स एकदम से कम हुए थे, उनके शेड्यूल से हम चेक कर पा रहे थे, राइट। देन थर्ड रीजन इन्होंने समझाया कि जो फर्म बी थी, फर्म बी कौन सी, जो गारमेंट्स बनाती थी, तो उसका नाम नहीं लूंगा, एक कॉर्पोरेट के साथ टाई अप था, टिल FY20। किस चीज को बनाने के लिए? स्पोर्ट्स वेयर क्लोथ बनाने के लिए, स्पोर्टी क्लोथ्स बनाने के लिए एक बड़े अच्छे कॉर्पोरेट के साथ टाई अप था। तो क्या हुआ कि 2021 में कोविड आ गया, 2021 में कोविड आ गया, तो कोविड का इंपैक्ट स्पोर्ट्स इंडस्ट्री पे बहुत पड़ा, लोगों ने बाहर निकला बंद कर दिया, स्पोर्ट्स कम हो गए। तो उस कॉर्पोरेट ने इनके साथ स्पोर्ट्स वेयर कपड़ा खरीदने की जो टर्म्स रखी, उस टर्म्स के अकॉर्डिंग हमारे बोरोवर को मार्जिन बहुत नेग्लिजिबल बच रहा था, बहुत कम मार्जिन बच रहा था। तो जिस वजह से हमारे बोरोवर ने उनके साथ काम करना बंद कर दिया 2021 में, राइट। तो ठप कर दिया बिल्कुल कि हम काम नहीं करेंगे। और उस कॉर्पोरेट के साथ उनका उस समय बहुत अच्छा धंधा होता था, बहुत अच्छा काम करते थे। तो देन क्या हुआ, 2022 में भी काम नहीं, 2021 में पूरा काम नहीं हुआ, और 2022 में भी शुरुआत में काम नहीं हुआ। देन जब मार्केट खुल गई अक्टूबर 2022 के अराउंड, उस कॉर्पोरेट ने अगेन रीअप्रोच किया हमारे बोरोवर को, रीअप्रोच करके उस कॉर्पोरेट ने दोबारा टाई अप किया, और दोबारा अच्छे मार्जिन के ऊपर, अच्छी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर वो टाई अप मैच्योर हुआ। तो पिछले 6-7 महीनों से उस कॉर्पोरेट के साथ अच्छी सप्लाई का काम करना क्लाइंट ने शुरू कर दिया वापस से, और अच्छे मार्जिन कमाने उससे शुरू कर दिए, जो कि पहले इनके श्रिंक हो गए थे, राइट। तो वो हमने इनका चेक भी कर लिया लेजर्स वगैरह की कॉपी से पिछले 1-2 साल की, कि भाई ठीक है, उस कॉर्पोरेट के साथ 1-2 साल से पहले काम नहीं था, और ये सडनली 6-7 महीने से शुरू हुआ है। और जो इनकी टर्नओवर जंप भी हुई थी 2023 में, जो यहाँ पे जंप भी बजा था टर्नओवर में, तो इसके पीछे भी जो कारण था वो उस कॉर्पोरेट के साथ टाई अप होने का ही कारण हमें नजर आ रहा था। तो ये इन्होंने पॉइंट बिल्कुल अच्छे तरीके से खोल के जस्टिफाई कर दिया, राइट। तो देन उसके बाद बात आई कि हायर डेटर पीरियड इन ड्राइंग पावर के ऊपर। तो हायर डेटर पीरियड के ऊपर क्लाइंट से हमने बात की कि भाई आपका 180 डेज का पीरियड जो था वो एग्जिस्टिंग बैंक ने डेटर्स का अलाउ कर रखा है, पर आपके डेटर्स में चैलेंजेस हैं, क्योंकि एक तो आपके 6 करोड़ रुपए आपकी ही ग्रुप फर्म से लेने वाले पड़े हैं, दूसरा आपके 3-4 करोड़ रुपए के डेटर्स जो हैं खुद के भी, जो आउटसाइड पार्टीज के हैं, वो स्टिकी पड़े हैं, उनमें से कोई रिकवरी हमें नजर नहीं आ रही। तो 180 डेज का डेटर साइकिल भी स्ट्रेच्ड है, और आपके डेटर्स में भी हमें चैलेंज नजर आ रहा है, दिक्कत नजर आ रही है। तो बोरोवर ने बताया कि डेटर्स में मेरे कोई भी चैलेंजेस नहीं है एज सच, तो वो 180 डेज का उन्होंने एक्सेप्शनल हमें अप्रूवल दिया हुआ है। तो उसमें हमने क्या सोल्यूशन निकाला कि जो 3 to 4 करोड़ रुपए के डेटर थे, तो बोरोवर ने हमें मीटिंग में बताया कि इनमें से मेजरली रिकवर हो चुके हैं, एज ऑन डेट मेजरली रिकवर हो चुके हैं। तो उसका हमने कॉपी ऑफ लेजर डॉक्यूमेंट किया, तो हमने पाया कि अब अराउंड 1.4 करोड़ रुपीस के डेटर्स ऐसे थे जो रिकवर नहीं हुए थे, और बोरोवर ने बताया कि इनको रिकवरी में बहुत टाइम लगेगा, या ये हो सकता है कि हमें राइट ऑफ ही करने पड़े। तो फिर हमने इसके सोल्यूशन के तौर पे बोरोवर से बोला कि अगर आपके 1.4 करोड़ रुपीस वाइप आउट होने वाले हैं, निकलने ही वाले हैं, तो आप हमें 1.5 करोड़ रुपीस की अपफ्रंट कैपिटल इंट्रोडक्शन करके दो बिजनेस में। आप अपनी अपफ्रंट कैपिटल डालो बिजनेस में, टू द एक्सटेंट कि जितने आपके डेटर्स जो हैं वो वाइप आउट होने वाले हैं, जितना पैसा आपका बुक्स में वाइप आउट होने वाला है। तो बोरोवर इस टर्म पे एग्री कर गया। देन बात आई 6 करोड़ रुपए की सिस्टर कंसर्न के डेटर्स के साथ। तो फर्म सी, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बताया कि बहुत अच्छी रेप्यूटेड फर्म थी, वो मैं आपको अभी बता रहा हूं, मैंने वैसे गलती कर दी कि आपको पहले ही बता दिया कि फर्म सी रेप्यूटेड थी। ये सब हमने इस विजिट के बाद चेक किया था कि फर्म सी कितनी रेप्यूटेड है। तो फर्म सी बहुत रेप्यूटेड फर्म थी, ब्रांड बहुत अच्छा था उनका। तो 6 करोड़ रुपीस के डेटर्स थे, जो ऑब्वियसली एंट्री स्टैंडिंग का टाइप ऑफ थिंग थी, जो मैं डिटेल में यहाँ पे बात नहीं करूंगा, आप ऑब्वियसली समझते ही हैं। तो वो चीज थी। तो हमने, हमारे माइंड में क्या चल रहा था कि हम बोरोवर को ये कंफर्ट लेवल मत दें कि वो इन एंट्रीज को एडजस्ट मत करे 6 करोड़ रुपए की। हम चाहते थे कि बोरोवर के दिमाग पे प्रेशर रहे कि वो अपनी बुक्स को सुधार के चले। तो हम एक मेंटल साइकोलॉजिकल प्रेशर भी क्रिएट करना चाहते थे क्लाइंट के ऊपर। तो हमने क्या बोला कि भाई सर, ये 6 करोड़ रुपए की एंट्री आपकी मोर देन 180 डेज हो चुकी है। तो आपके मोर देन 180 डेज होने की वजह से अगर आपके 180 डेज तक के डेटर्स भी हम आपको अलाउ करते हैं, तो आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी, आपकी ड्राइंग पावर यहाँ पे फिट नहीं होगी, बैठेगी नहीं, राइट। ये वाले पॉइंट की वजह से अगर ड्राइंग पावर हिट हो रही होती, वो तो फिट हो ही गया, पॉइंट आपके सामने ही बताया। तो बोरोवर से हमने बात की कि जितनी आपकी ये अमाउंट मोर देन 180 डेज है, जितनी आपकी अमाउंट मोर देन 180 डेज है, वो आप हमें अपफ्रंट एडजस्ट करके दीजिए, ठीक है।
हम आपको ये 180 डेज तक के डेटर्स जो हैं वो 3 महीने के लिए अलाउ करेंगे। 3 मंथ्स के लिए हम आपको अलाउ करेंगे कि आप 180 दिन के डेटर्स हमें ड्राइंग पावर में बना के दे दीजिए, राइट। और हम, क्योंकि आप ये डीलिंग जो फर्म सी और फर्म बी के साथ कर रहे हो, ये आपकी बिजनेस मॉडल का ही पार्ट है, क्योंकि फर्म बी गारमेंट्स बनाती है तो उसको कपड़ा तो चाहिए होता है, फर्म सी लेडीज कुर्ती बनाती है तो उसको कपड़ा तो चाहिए होता है, और फर्म ए कपड़ा बनाती है, और कपड़ा इनका रॉ मटेरियल है। तो ये इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन टाइप है, तो आर्म लेंथ के ऊपर ही ऑब्वियसली डील हो रहा है। तो हम आपको ये कंफर्ट देंगे कि आपके ग्रुप कंसर्न्स डेटर्स के ऊपर भी आपको डीपी अलाउ करने का हम ये कंफर्ट देंगे आपको, बट प्रोवाइडेड आपको ये 6 करोड़ रुपए की एंट्री को नॉक ऑफ करना पड़ेगा। हम आपको 180 डेज का साइकिल चाहे आपके एग्जिस्टिंग बैंक ने आपको अलाउ किया हुआ है, हम नहीं आपको अलाउ करेंगे, क्योंकि आपका जो डेटर साइकिल है वो 76 डेज का है। अगर इसमें हम 3-4 करोड़ रुपए के जो स्टिकी डेटर्स है उनकी भी एडजस्टमेंट कर दें, प्लस 6 करोड़ रुपए के आपके जो सिस्टर कंसर्न के साथ जो डेटर्स स्लो डाउन है, जो डेटर्स उनको भी एडजस्ट कर दें, तो ये आपका साइकिल तो टेक्निकली 60 डेज से भी नीचे आ जाता है। तो आपको फिर 180 डेज की तो जरूरत नहीं इतना ज्यादा कंफर्ट लेने की, तो हम इतने ज्यादा अमाउंट के ऊपर चीज के ऊपर कंफर्टेबल नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप 180 डेज के ऊपर की अमाउंट की हमें एंट्री अपफ्रंट एडजस्ट करके दीजिए। तो आपको 180 डेज तक के डेटर्स ड्राइंग पावर में रिपोर्ट करने के लिए हम 3 महीने का टाइम देंगे। 3 महीने के टाइम के बाद हमारे सिस्टम में आपकी ड्राइंग पावर का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, और हम आपको फिर देन मैक्सिमम, क्योंकि हमें आपके ऊपर कंफर्ट है, तो मैक्सिमम हम 90 डेज तक के डेटर पीरियड, 90 डेज तक का पीरियड आपको जो है वो अलाउ करेंगे, क्योंकि आपका बिजनेस मॉडल में 90 डेज से ज्यादा रिकवरी का साइकिल है ही नहीं। तो 90 डेज का पीरियड आपको अलाउ करेंगे, तो आप अपने डेटर्स को खींच के रखिए, आप अपने डेटर्स से रिकवरी करके रखिए। तो क्लाइंट इस चीज़ पे हमारे साथ एग्री कर गया, तो उसने भी, क्योंकि वो प्रोफेशनल था, तो वो इस चीज़ को समझा भी कि ठीक है, मेरे को भी अपने डेटर्स को स्ट्रेच करके चलना चाहिए और एंट्रीज को नॉक ऑफ करना चाहिए एज सून एज पॉसिबल। तो कुछ ये भी था बैकग्राउंड में, आपको बताऊं कि उसका एग्जिस्टिंग बैंक से भी काफ़ी अच्छा खासा झगड़ा हो चुका था, कि ईगो क्लैशेस हो चुके थे, तो इस वजह से उसको निकलना भी था वहाँ से, राइट। तो इस वजह से भी वो हमारी टर्म पे यहाँ पे एग्री कर गया, राइट। तो ये चीज़ हमने स्टिपुलेट की। देन उसके बाद जो डीएससीआर शॉर्टफॉल था, तो डीएससीआर शॉर्टफॉल के ऊपर क्या बात हुई कि क्योंकि अब उसका उस कॉर्पोरेट के साथ काम शुरू हो गया था, तो उसके साथ अब, क्योंकि पिछले साल 22-23 में तो उसने 5-6 महीने ही काम किया उसके साथ, बट करंट ईयर में एक्सपेक्टेड था कि वो इससे बहुत अच्छा काम करेगा और फुल ईयर पे काम करेगा। तो क्लाइंट ने बताया कि इससे मेरे मार्जिन्स काफ़ी इंप्रूव्ड हैं इस कॉर्पोरेट के साथ काम करने की वजह से। प्लस उसने एक फॉरेन एंटिटी का भी टाई अप बताया कि फॉरेन एक रिप्यूटेड ब्रांड का जो रिटर्न एग्रीमेंट भी था उसके पास, जो जो गोल्फ स्पोर्ट्स होता है ना, गोल्फ स्पोर्ट्स के प्रीमियम क्लोथ्स और चीज़ें बनाने का काम उस कंपनी ने इनको सौंपा था, तो उससे भी उसको काफ़ी अच्छा खासा हेल्दी रेवेन्यू आना था। तो मार्जिन्स उसने बोला कि ऑब्वियसली जो आपको नज़र आ रहे हैं बुक्स में अंदर एबिडा और पैट का, वो आपको बहुत हेल्दियर साइड पे नजर आएंगे FY24 के फाइनेंशियल्स में। तो हमने FY24 के फाइनेंशियल्स में थोड़ा मार्जिन्स को इम्प्रूव्ड साइड पे प्रोजेक्ट किया, इम्प्रूव साइड पे प्रोजेक्ट करके हमने उसको डीएससीआर को 1.101 के ऊपर सेट कर दिया। रीजन हम अपना नॉर्म सेटिस्फाई करने के लिए कि डीएससीआर 1 या 1 से अबव है, राइट। तो इस तरह से इस पॉइंट को जस्टिफाई किया गया। एमपीबीएफ शॉर्टफॉल का जहां तक पॉइंट था, एमपीबीएफ शॉर्टफॉल जहां तक उसका आ रहा था, वो एक तो स्टिकी डेटर्स की वजह से आ रहा था, तो 3-4 करोड़ के डेटर्स उसमें हट गए, क्योंकि कुछ तो डेटर्स रिकवर हो गए थे 2-2.5 करोड़ के, तो जो 1.15 सीआर के डेटर्स बैड थे उसके अगेंस्ट वो कैपिटल इन्फ्यूजन कर रहा था। तो इस वजह से एमपीवीएफ शॉर्टफॉल के ऊपर हमें दिक्कत नहीं आई, तो एमपीवीएफ शॉर्टफॉल 1.3x हमारा पहुंच गया, और हमने इसको मेथड 2 की जगह मेथड 1 पे बना के कंफर्ट दे दिया कि चलो ठीक है, कि ओवरऑल कोलेटरल कवर भी हमारे पास अच्छा खासा क्लाइंट के अंदर आ रहा है। तो ड्राइंग पावर शॉर्टफॉल का मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि स्टिकी डेटर्स वाला पॉइंट हमने कैसे रिजॉल्व किया, हाई डेटर पीरियड का पॉइंट हमने कैसे रिजॉल्व किया, और इंटर ग्रुप जो फर्म का जो पॉइंट था वो उसको हमने कैसे रिजॉल्व किया। ये पॉइंट भी ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। इंटर ग्रुप सेल्स का भी पॉइंट क्या था कि टोटलिटी में हमने ग्रुप वाइज कंफर्ट लिया, क्योंकि ग्रुप वाइज फाइनेंशियल्स ओवरऑल स्ट्रांग थे, ओवरऑल फाइनेंशियल्स में कोई चैलेंज नहीं था हमें, और ग्रुप वाइज जो हमारी टर्नओवर थी वो 135 करोड़ रुपीस की टर्नओवर थी। अगर उसमें हम 65 करोड़ रुपीस की सेल्स में से 40% सेल हटा भी दें, जो उसकी ग्रुप की इंटर ग्रुप की सेल है, 40% भी रेदर जो फर्म सी को सेल्स कर रहा था। और हाँ, एक और पॉइंट भी क्लाइंट ने बताया कि फर्म सी को जो आप सेल्स काउंट कर रहे हैं, कि फर्म सी की जो 15 करोड़ रुपए की सेल्स है, फर्म सी जीरो डेट कंपनी है, जीरो डेट फर्म है, इसके अंदर कोई भी डेट नहीं है। तो ये एक एडिशनल हमारे लिए पॉइंट था कंफर्ट वाला, कि चाहे फर्म ए इस फर्म सी को सप्लाई कर रही है, पर फर्म सी किसी भी तरह के डेट बर्डन पे नहीं बैठी हुई,
उसने कहीं से कर्जा नहीं लिया हुआ, वो अपनी ही फर्म के ऊपर काम कर रही है। तो खाली उसकी जो 20-25% सेल थी तो उसको हम हटा के देख भी सकते हैं। तो जो फर्म ए की फर्म बी को सेल्स बचती थी वो तो 10-15% ही थी। तो अगर 65 करोड़ रुपए की प्रोजेक्शन में से अगर 10-15% सेल यानी 10 करोड़ की सेल अगर हम लगाएं कि फर्म ए ने फर्म बी को की है, जो कि फर्म बी भी एडुकेटली फंडेड है, तो 10 करोड़ निकाल भी दे तो 135 करोड़ में से 10 करोड़ माइनस किए इंटर ग्रुप वाले तो 125 करोड़ रुपए की टर्नओवर बचती है। तो 125 करोड़ रुपए की टर्नओवर के ऊपर जो हमारा एक्सपोजर था वो खाली 22 करोड़ रुपए का ही एक्सपोजर वर्किंग कैपिटल लिमिट का आ रहा था। 22 प्लस 1 23 करोड़ रुपए मान लीजिए। तो ये था। और जीसीएल तो उसके लगभग एक साल में नेक्स्ट में खत्म होने वाले ही थे। तो ये पॉइंट भी हमारा रिजॉल्व था। और बाकी एमटीएल को तो हम टर्नओवर के साथ लिंक ऑब्वियसली नहीं करेंगे, डीएससीआर के साथ ही करेंगे। तो ये इसमें पॉइंट हमने रिजॉल्व किया और अल्टीमेटली हमारी सैंक्शनिंग अथॉरिटी ने इन सारी कंडीशनों के साथ अपफ्रंट कैपिटल इन्फ्यूजन, ये एंट्रीज क्लियरेंस अपफ्रंट और फाइनेंशियल रिव्यू, इन सारी कंडीशंस के साथ इस केस को पूरी जस्टिफिकेशंस के साथ प्रॉपरली ओके किया। तो ये था फर्स्ट केस। तो सेकंड केस की बात करते हैं हम। सेकंड केस क्या था, एक रिन्यूअल कम एनहांसमेंट केस था। एग्जिस्टिंग कस्टमर ही था हमारा, पिछले 5-7 साल से एग्जिस्टिंग कस्टमर था, राइट। तो उसको हमने अभी अभी कुछ एनहांसमेंट दी थी मार्च 23 में। मार्च 23 में उसको 2 करोड़ रुपए की एनहांसमेंट दी थी, 2 करोड़ रुपए बढ़ाए थे मार्च 23 में। अब 3 महीने बाद जून 23 में वो आ गया कि 7 करोड़ रुपए और बढ़ाओ सीसी लिमिट में और 2 करोड़ रुपए और बढ़ाओ मशीनरी टर्म लोन में। तो 9 करोड़ रुपीस की स्टीप एनहांसमेंट के साथ हमारे पास क्लाइंट एकदम से प्रेजेंट होगा जस्ट 3 मंथ्स के बाद। तो ये रिटेंशन केस था, किसी दूसरे बैंक ने उसको सैंक्शन कर दिया था सिमिलर अमाउंट। तो हमारे पास हाँ या ना का टाइम था कि ना करेंगे तो क्लाइंट दूसरे बैंक में शिफ्ट हो जाएगा, अगर हाँ करेंगे तो हमारे पास रिटेन हो जाएगा। तो एग्जिस्टिंग एक्सपोजर क्या था कि उसकी सीसी लिमिट चल रही थी 13 करोड़ रुपए की। याद रखिए 13 करोड़ में से 2 करोड़ की एनहांसमेंट तो उसको अभी मार्च में दी थी, यानी मार्च से पहले इसकी लिमिट जो थी वो 11 करोड़ रुपए की ही लिमिट थी। बैंक गारंटी चल रही थी उसकी 80 लाख रुपए की, जो कि उसने कस्टम अथॉरिटीज को दी हुई थी क्योंकि ये कुछ इंपोर्ट वगैरह में जुड़ा हुआ था, इंपोर्ट करता था माल। मशीनरी टर्म लोन रुपीज था 1.5 करोड़ रुपीज का। प्रपोज लिमिट क्या थी, सीसी लिमिट में 7 करोड़ की एनहांसमेंट मांग रहा था, तो 20 करोड़ रुपए की सीसी लिमिट, बैंक गारंटी सेम, और मशीनरी टर्म लोन में 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, तो 3.5 करोड़। तो ये टोटल एक्सपोजर हमारे पास बन गया 20 और 3 23, 23.5 और 24.3 करोड़ रुपीस, 3 करोड़ रुपए का जो है ये एक्सपोजर हमारे पास बन के आ गया, राइट। तो ये था। तो इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है कि देखिए 7 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है, 2 करोड़ भी अभी दिया था, तो टोटल विद इन 9 करोड़ रुपए की फंड बेस्ड इन्वेस्टमेंट होगी क्लाइंट को। तो कहां वो 11 करोड़ के ऊपर घूम रहा था, कहां वो एकदम से 11 से 20 पे चला गया, राइट। तो ये पॉइंट था। तो कोलेटरल हमारे पास सिक्योरिटी क्या क्या थी, एग्जिस्टिंग हमारे पास उसकी एसओआरपी सेल्फ ऑक्युपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पड़ी थी 6 करोड़ रुपए की वैल्यू की। उसके बाद एसओसीपी सेल्फ ऑक्युपाइड कमर्शियल प्रॉपर्टी पड़ी थी 5 करोड़ रुपए की। तो टोटल 11 करोड़ रुपए की हमारे पास कोलेटरल यहाँ पे पड़ी थी। तो आप लगा के चलिए कि यहाँ पे जो हमारे पास एक्सपोजर था वो 15.3 करोड़ रुपए का एक्सपोजर था, और 15.3 करोड़ के डेट के बदले में हमारे पास जो कोलेटरल थी वो 11 करोड़ रुपए की थी। तो ऑलरेडी हमारे पास हमने कम कोलेटरल के ऊपर इसको लोन दिया हुआ था, कम प्रॉपर्टी के ऊपर क्लाइंट को लोन सैंक्शन किया हुआ था। तो ये एक डिस्कम्फर्ट का पॉइंट हो गया। स्टीप एनहांसमेंट और फ्रीक्वेंट एनहांसमेंट भी एक डिस्कम्फर्ट का पॉइंट हो गया। अब क्लाइंट इस एनहांसमेंट के लिए हमें 4 नए कमर्शियल प्लॉट ऑफर कर रहा था जो कि नेशनल हाईवे पे लोकेटेड थे प्लॉट्स, और उनकी टेंटेटिवली वैल्यू जो थी वो 6 करोड़ रुपए के करीब की प्रपोज की जा रही थी। तो 11 प्लस 6 करोड़ रुपए, तो यानी कि 17 करोड़ रुपए का हमारे पास जो था वो कोलेट्रल इस केस में हमारे पास आना था एज अगेंस्ट द एक्सपोजर ऑफ 24.3 करोड़ रुपीस। तो इस केस के क्या चैलेंजेस हैं वो आप मेजरली समझ ही गए हैं, राइट। तो देन अब इसका धंधा क्या था क्लाइंट का, एलॉय व्हील्स तो आप समझते ही हैं गाड़ियों के, एलॉय व्हील्स की ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग का धंधा था। बहुत ही अच्छा धंधा है, मान के चलिए कि बहुत रेप्यूटेड क्लाइंट था उसका। इस फर्म के साथ एक और फर्म भी थी इसकी सिस्टर कंसर्न, उसकी सिस्टर कंसर्न का बहुत बड़ा रिटेल शोरूम है एलॉय व्हील्स का ही, और इसमें इतनी वैरायटी लगी होती है कि आप जिस तरह का भी एलॉय व्हील्स मांगना चाहें अपनी गाड़ी के लिए उस तरह की डिजाइनिंग आपको हर तरह की मिलती है। मतलब एलॉय व्हील्स आपको 15-20 हज़ार से शुरू होके आपको मतलब 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए तक के एलॉय व्हील्स की भी वैरायटी इनके पास रहती है। तो बहुत ज़्यादा वास्ट मतलब इनका बिजनेस था, और ऑन ब्रांड भी था इनका एलॉय व्हील्स के अंदर। ट्रेडिंग भी करते थे, मैन्युफैक्चरिंग भी करते थे ये। तो ट्रेडिंग करने के लिए ये एलॉय व्हील्स जो थे वो चाइना और ताइवान से इंपोर्ट किया करते थे, स्पेशल डिज़ाइनर जो
थे तो उनको एडवांस पेमेंट बेसिस पे ही इंपोर्ट किया जाता था, कोई भी क्रेडिट पीरियड इनको यहाँ पे अलाउ नहीं होता था। तो क्रेडिटर्स इनके जो थे वो बहुत ही कम रहते थे। तो पहले इनका बिजनेस एलॉय व्हील्स के साथ टायर्स की ट्रेडिंग का भी बिजनेस था। तो टायर्स ये इंपोर्ट करते थे सेम चाइना एंड ताइवान से। देन 2 साल पहले अराउंड इंडियन गवर्नमेंट ने टायर्स की इंपोर्ट के ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दी, लाइसेंस बेस्ड सिस्टम कर दिया कि हर एक को टायर इंपोर्ट का एक लाइसेंस इशू होता था। वो भी लाइसेंस भी कर करा के बहुत टाइम के बाद इशू होता था कि आप इस साल 4 करोड़ तक के ही टायर इंपोर्ट कर सकते हैं, 3 करोड़ तक के ही कर सकते हैं, 5 करोड़ तक के ही कर सकते हैं और इतने समय से इतने समय तक कर सकते हैं। तो इस तरह का सिस्टम उन्होंने कर दिया। तो जिस वजह से इन क्लाइंटों का जो टायर्स की इंपोर्ट करके ट्रेडिंग करते थे उनका बिजनेस में काफ़ी हैम्पर भी हुआ बिजनेस। तो हमारे क्लाइंट के ऊपर भी हिट आया कि उसका जो टायर्स का बिजनेस था वो बहुत कम हो गया इस लाइसेंस की वजह से। बट इसमें एक एडवांटेज वाली बात क्या थी कि इनका एलॉय व्हील्स का काम था साथ में। तो अगर हम इनकी टोटलिटी में टर्नओवर को चेक करें 2020, 2021, 2022, 2023, लगभग 2020-21 से जब ये आना शुरू हुआ तो इनकी टर्नओवर तब भी अप ही जा रही थी। अप जाने का मतलब क्या था कि उनकी जो एलॉयज की सेल थी वो बहुत उसने क्लाइंट ने पुश मार के शूट अप कर दी थी और जो टायर्स की सेल थी वो कम हो गई थी। तो नेट इफेक्ट में टर्नओवर जो थी वो बड़ी हुई नजर आ रही थी क्योंकि क्लाइंट ने अगर टायर बिजनेस कम हुआ तो अलॉय व्हील्स के ऊपर बहुत काम कर लिया, बहुत मार्केटिंग कर ली और बहुत बढ़ा लिया ये बिजनेस, राइट। तो क्लाइंट मतलब इतना ज्यादा वो कहने का मतलब है कि वो पैसा संभालने वाला बिजनेसमैन बंदा था कि उसको पता था कि अगर मेरे को धंधा करना है तो धंधा कैसे करना है, काम चलाना है तो मेरे को कैसे चलाना है। सिबिल्स में कोई इशू नहीं था, 750 प्लस सिबिल स्कोर था, सीएमआर स्कोर परफेक्टली फाइन था। बैंकिंग कंडक्ट बिल्कुल एक्सीलेंट बैंकिंग कंडक्ट था, कोई भी दिक्कत नहीं थी उस बैंकिंग कंडक्ट के अंदर भी क्लाइंट के, राइट। तो ये क्लाइंट के अपना वो फाइनेंशियल्स थे जिसमें क्लाइंट का जो 2023 के फाइनेंशियल्स में 52 करोड़ रुपीस का टर्नओवर हमें नजर आ रहा था। एबिटा मार्जिन उसका 7.5% का नजर आ रहा था। जो पैट मार्जिन था वो 2.67% का नजर आ रहा था, राइट। बहुत हेल्दी एबिटा मार्जिन है, बहुत अच्छा पैट मार्जिन है। उसकी एडजस्टेड टेंजिबल नेटवर्थ 17 करोड़ की बहुत अच्छी है और लीवरेज रेशो 0.7, गियरिंग रेशो 0.6, करंट रेशो बहुत हेल्दी 2.4x, डीएससीआर 1.55x, आईसीआर 3.05x। तो बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स जिसको हम बोलते हैं, तो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स क्लाइंट के थे। तो खाली चैलेंज क्या था कि 52 करोड़ की टर्नओवर के ऊपर उसको 20 करोड़ रुपए का सीसी लिमिट का डेट चाहिए था और स्टीप एनहेंसमेंट होगी और कोलेटरल कवर लोअर साइड पे हो गया। तो ये मेजर चैलेंजेस थे केस के अंदर, राइट। तो 52 करोड़ की टर्नओवर के बाद क्लाइंट हमें 70 करोड़ की टर्नओवर जो थी वो प्रोजेक्ट कर रहा था। कब प्रोजेक्ट कर रहा था? 2024 की 70 करोड़ की। तो इसमें भी एक चैलेंज था कि भाई 7 करोड़ रुपया अभी सीसी का एनहेंसमेंट प्लस 2 करोड़ रुपए आप ही मार्च में लिया, तो 9 करोड़ रुपए की एनहेंसमेंट लेके आपका टर्नओवर खाली 18 करोड़ ही बढ़ेगा। पैसा तो आप 9 करोड़ रुपए ले रहे हो और टर्नओवर कितना बढ़ा रहे हो? सिर्फ 18 करोड़ बढ़ा रहे हो, 2x ही बढ़ा रहे हो सिर्फ टर्नओवर। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क था केस के अंदर, तो ये भी एक चैलेंज था हमारे पास। तो अब हमने इस केस को कैसे जस्टिफाई किया, तो ये ध्यान से समझिएगा। देखिए, इस केस को जस्टिफाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये जानना बहुत जरूरी था कि क्लाइंट को इतना स्टीप एनहेंसमेंट क्यों चाहिए, इतना पैसा क्यों चाहिए। कोलेटरल कवर तो बाद की बात है। देखिए, जब इतने बड़े क्लाइंट्स को आप डील करते हैं 20-20, 25-25, 30-30 करोड़ की फंडिंग वाले क्लाइंट्स को, तो आप मान के चलिए कि कोलेटरल कवर आपके लिए एक सेकेंडरी पॉइंट हो जाता है। बिजनेस मॉडल, क्लाइंट किस तरह से काम करता है, किस तरह से नहीं, क्लाइंट का कंफर्ट क्या है, क्लाइंट का काम कैसे चलता है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा एक फोकस एरिया बन जाता है ऐसे केसेस में। तो हमारे पास फोकस एरिया सबसे पहले था कि इसका समझना कि ये 7 करोड़ रुपया क्यों चाहिए। सबसे पहले हमने तो ये 2 करोड़ रुपया चेक किया कि ये 2 करोड़ रुपया मार्च में दिया था क्लाइंट को, ये पैसा कहीं उड़ाया तो नहीं इसने फालतू में कहीं पे। तो हमने इसकी बैंक स्टेटमेंट को अच्छे से खंगाला, बैंक स्टेटमेंट अच्छे से खंगाली और हमने पाया कि ये 2 करोड़ रुपए की एनहेंसमेंट लेने के बाद क्लाइंट ने खाली इंपोर्ट पेमेंट्स के लिए जो एडवांस वो करता है इंपोर्ट पेमेंट्स, उनके लिए ही इस पैसे को यूज किया, यानी कि जुडिशियली अपने बिजनेस के लिए ही यूज किया है, राइट। देन हमारे पास पॉइंट था कि अब 7 करोड़ रुपया क्यों चाहिए। तो अब क्लाइंट का क्या रीजनिंग थी, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, क्लाइंट अब टायर बिजनेस को तो आप भूल जाइए, एलॉय व्हील्स के बिजनेस में था। अब एलॉय व्हील्स, अगर आप गाड़ियों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप जानते हैं कि एलॉय व्हील्स कितनी बड़ी मार्केट है, कितनी बड़ी मार्केट है और कितना बड़ा इसका काम धंधा है। क्यों? क्योंकि एलॉय व्हील्स, इतनी सारी गाड़ियां आज तक रोड पे घूम रही हैं, लोगों के शौक बड़े बड़े हैं। अलॉय व्हील्स में न्यूमरस वैरायटीज हो सकती हैं,
न्यूमरस वैरायटीज ऑफ न्यूमरस, जितने भी आप डिज़ाइन सोच सकते हैं, अलग अलग तरह के डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने सेगमेंट के हिसाब से कि आपको कौन से कस्टमर रेंज को आपको पकड़ना है। छोटे कस्टमर को पकड़ना है जो 10-15-20 हज़ार पे इन्वेस्ट करेगा अलॉय व्हील्स के ऊपर, या आपको बड़े कस्टमर को सेगमेंट को पकड़ना है जो 4-5 लाख रुपए के भी अलॉयज व्हील जो शौकी बंदे होते हैं उनको पकड़ना है। बहुत न्यूमरस वैरायटी है कि जिसको आप काउंट तक नहीं कर सकते। और हमारे क्लाइंट के पास इंटरनल R&D टीम भी थी जो कि डिजाइन्स की निजात करती रहती थी, अलग अलग तरह के डिजाइन्स। तो क्लाइंट का जो ध्यान है वो ट्रेडिंग से ज्यादा अब मैन्युफैक्चरिंग अंडर ओन ब्रांड के ऊपर बढ़ रहा था। तो अब जो इसने मशीनरी टर्म लोन लेना था, जो ये मशीनरी टर्म लोन पहले भी हमसे लिया था और जो और लेना था 2 करोड़ रुपए का, अब इस मशीनरी टर्म लोन से इसने फिनिशिंग मशीन्स एंड मोल्ड्स मंगवाने थे। मोल्ड्स समझते हैं आप क्या होते हैं? मोल्ड्स एक तरह की इनकी मशीनरी ही है, ये 3 साल की लाइफ होती है इसकी। ये एक ना ढांचा होता है, खांचा होता है एक। मान लीजिए एलॉय व्हील्स है, इस तरह का आपको एलॉय व्हील एक शेप का चाहिए, तो इस तरह का एक खांचा तैयार हो जाएगा। एक खांचा आप मंगा लेंगे और ये खांचा इस तरह का मंगा के ये एक थर्ड पार्टी को, जो कि उसके पास ही लोकेटेड थी थर्ड पार्टी, उसको ये खांचा दे देगा कि भाई ये पकड़ो खांचा, मेरे को इस खांचे की शेप में डिजाइन चाहिए। तो वो थर्ड पार्टी का आयरन एंड स्टील में काम था, तो वो लोहे को पिघला के या स्टील, जो भी धातु यहाँ पे पड़ती है, एल्यूमिनियम, जो भी जिस तरह का भी एलॉय व्हील्स होता है, डोंट नो, मैं इसकी इन डेप्थ पे नहीं जाना चाहूंगा, तो वो उसको पिघला के इस खांचे में डाल देती थी पिघला हुआ। तो वो पिघला हुआ जब ठंडा होता था तो इस खांचे की शेप में ही वो आकार, वो साइज, वो शेप वो बन जाता था उसका। तो इसको मोल्ड्स बोलते हैं। तो वो काफी महंगे आते हैं मोल्ड, 10-15 लाख रुपए का एक मोल्ड आता है और 3 साल की अप्रोक्सीमेटली शेल्फ लाइफ होती है। तो इनको हम मशीनरी का ही पार्ट मान के चलते हैं। इसके ऊपर भी डिबेट हुआ था कि इन मोल्ड्स को मशीनरी मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, तो हमने इसको मशीनरी का ही पार्ट माना था अल्टीमेटली, राइट। तो ये मोल्ड्स उसने मंगवाए ताकि ये मोल्ड्स इस तरह के डिजाइन में चाहिए। ये इसकी जो इंटरनल R&D टीम थी वो सोचती थी कि हमें इस तरह की डिजाइन का एक एलॉय व्हील्स बनाना है, और उस तरह की डिजाइन का एलॉय व्हील्स बनाने के लिए इनको उस तरह की साइज, उस तरह की शेप का, उस तरह के आकार का मोल्ड चाहिए। अब उस तरह का मोल्ड इनको चाइना में, ताइवान में, जो भी कंट्री है वहां पे ऑर्डर करना पड़ेगा कि भाई हमें इस डिजाइन का, इस शेप का, इस नंबर्स का हमें मोल्ड मंगा के दो। तो वो वाले लोग यहाँ पे उस मोल्ड को उस तरीके से डिजाइन करेंगे और यहाँ पे इनको फिर सप्लाई करेंगे, राइट। तो ये चीज उसके क्लाइंट में बन रही थी। जब नेचुरली जब वो खुद की मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा जाएगा तो उसको वर्किंग कैपिटल साइकिल और चाहिए होगा, उसको डिस्प्ले पे आइटम्स ज्यादा लगानी पड़ेंगी, उसको कस्टमर्स के लिए चॉइस ज्यादा रखनी पड़ेंगी अलॉय व्हील्स की, ताकि वॉक इन कस्टमर जब आए तो वो तरह तरह के अलॉय व्हील्स देख पाए वहां पे। तो वो चीज का उसका फोकस एरिया बढ़ रहा था, उसकी वजह से उसकी स्टॉकिंग रिक्वायरमेंट बढ़नी थी। तो उस वजह से क्लाइंट ने बोला कि 2 करोड़ रुपए का तो आपने इन्वेस्टमेंट दिया ही था, कि आप, उसने क्लाइंट्स ने हमसे डिस्कशन किया कि आप 7 करोड़ को भूल जाइए, आप बात कीजिए कि मैंने 9 करोड़ रुपया लिया आपसे, 2 करोड़ मार्च में ले लिया था, 7 करोड़ अब मांग रहा हूं। तो 9 करोड़ रुपए में से आप लगा के चलिए, कहता कि मैं 2 करोड़ रुपए की तो मशीनरी नहीं ऐड कर रहा हूं, तो आप लगा के चलिए कि उस मशीनरी को फ्रूटफुल बनाने के लिए मेरे को 4 से 5 करोड़ रुपए का वर्किंग कैपिटल का एक्सपोजर चाहिए, ताकि उस मशीनरी की अल्टीमेट जो ऑप्टिमम आउटपुट है मैं उसको यूज कर पाऊं और उसको बढ़ा पाऊं अकॉर्डिंगली। तो हमने कहा अच्छा जी ठीक है, कि उससे आपको कुछ एडिशनल, कहता मेरे को 12 से 15 करोड़ रुपए का आप लगा के चलिए कि मेरे को रेवेन्यू जनरेट उससे आराम से हो जाएगा एडिशनली, राइट। रेदर देन 15 से 16 करोड़ रुपए ही बोला था कि इन मशीनरीज की वजह से, तो मेरे को उसकी रोटेशन करने के लिए 4 से 5 करोड़ रुपया चाहिए। और हमने बोला कि 4 से 5 करोड़ क्यों? क्योंकि आप लगा के चलिए कि न्यूमरस डिजाइन, साइज, शेप, वैरायटीज होने की वजह से इनको हर तरह की इन्वेंट्री रखनी पड़ती है। तो टर्नओवर के कंपैरेटिवली इनको फंडिंग की रिक्वायरमेंट भी थोड़ी हायर साइड पे ही रहती है, क्योंकि इनको स्टॉक बहुत वैरायटी का मेंटेन करना पड़ता है, राइट। तो 4-5 करोड़ की रिक्वायरमेंट तो कहता मेरे को इसके लिए चाहिए। अब बची 3-4 करोड़ की फर्दर रिक्वायरमेंट, अराउंड 4 करोड़ रुपए की और रिक्वायरमेंट, कि भाई ये क्यों चाहिए। तो क्लाइंट ने बताया कि जो मेरा ट्रेडिंग वाला काम है, जो मैं चाइना, ताइवान से इंपोर्ट करता हूं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इंपोर्टेड गुड्स हैं, इंपोर्टेड अलॉय व्हील्स हैं, ये पता नहीं सारी इंपोर्टेड गुड्स के लिए, मैंने उस टाइम गूगल पे भी चेक किया था, तो अब मैं थोड़ा स्किप कर गया हूं। तो उनके ऊपर BIS की रिक्वायरमेंट को मैंडेटरी करने जा रही है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की, जो हॉल मार्किंग है काइंड ऑफ, कि ये एक उस डिजायर्ड क्वालिटी का बना हुआ है। क्योंकि देखिए अच्छा ही है कंट्री के लिए, अगर इंडिया में कोई माल आता है तो हम बोलते हैं कि चाइनीज माल है, हल्का माल है, ऐसे माल है।
तो अगर BIS स्टैम्प्ड होगा, BIS के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होगा, तो एक क्वालिटी एश्योरेंस का प्रूफ रहेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लाइंट ने बताया कि BIS इंट्रोड्यूस करने वाली है इनके ऊपर, तो BIS की वजह से जो हर एक डिजाइन हम फॉरेन से इंपोर्ट करेंगे तो वो BIS अप्रूव्ड होना चाहिए, राइट। तो BIS अगर अप्रूव्ड होगा तो तभी उसको इंपोर्ट किया जा सकेगा। तो उसको इंपोर्टिंग करवाने में, उसकी लाइसेंसिंग करवाने में भी टाइम लगेगा सबको। तो क्लाइंट ने बोला कि ये तो अभी गवर्नमेंट ने कुछ महीनों के लिए पोस्टपोन किया हुआ है, तो हमने कुछ नोटिफिकेशन भी चेक किया था, कुछ टाइम के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। अभी लेटेस्ट मैंने चेक नहीं किया कि BIS रिक्वायरमेंट ऑफ इंपोर्टेड आर्टिकल के ऊपर गवर्नमेंट ने क्या स्टैंड लिया है। तो BIS का क्लाइंट ने बताया कि अगर ये इंट्रोड्यूस हो गया तो मैं बहुत ज्यादा दिक्कत में फंस जाऊंगा, क्योंकि मेरे को जो इंपोर्टेड आर्टिकल्स मेरे आने हैं, इंपोर्टेड मटेरियल जो आना है वो बहुत डिले से आएगा, क्योंकि ये हॉल मार्किंग सबको करानी पड़ेगी। तो मैं उस वजह से उस फेज से बचना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं 3-4 करोड़ रुपए का माल जो है वो इकट्ठा इंपोर्ट करके रख लूं, पहले ही अपने पास स्टॉक में रख लूं, ताकि मैं इस सारी रिक्वायरमेंट से, इस डिले से अगर कोई स्लो डाउन होगा तो उससे मैं बच जाऊं। तो गूगल से क्रॉस चेक किया तो पाया कि हाँ भाई BIS थोड़ा डिले किया है गवर्नमेंट ने, तो इसके ऊपर फैसला आ सकता है, राइट। तो क्लाइंट ने बताया, तो इससे क्या होगा, इससे टर्नओवर तो बढ़ेगी नहीं क्लाइंट की ज्यादा, ठीक है, क्योंकि ये तो स्टॉकिंग, वो एक एक्सेप्शनल स्टॉकिंग कर रहा है अपने पास एक इमरजेंसी सिचुएशन को मेट करने के लिए। तो इससे तो खाली स्टॉकिंग लेवल ही बढ़ने थे क्लाइंट के, टर्नओवर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ना था। तो इस वजह से 52 करोड़ से 70 करोड़ की टर्नओवर प्रोजेक्शन के साथ 9 करोड़ रुपीस का जो एक्सपोजर था वो उसका जस्टिफाई हो रहा था। और क्लाइंट ने हमें डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए, 20 कंटेनर, एक कंटेनर लगभग 40 लाख रुपए का होता है, तो 20 कंटेनर उसके अप्रोक्सीमेटली इंपोर्ट के ऑर्डर प्लेस हो चुके थे। इसके हमने, उसके ने हमें प्रूफ भी दिखाया, और उनमें से काफी कंटेनर्स के बिल ऑफ लीडिंग भी जनरेट हो चुके थे, वहां से एक्सपोर्ट भी हो चुके थे फॉरेन कंट्री से। तो क्लाइंट को उनकी पेमेंट करने के लिए भी पैसा अकॉर्डिंगली चाहिए था। तो क्लाइंट ने हमें इस रिक्वायरमेंट को समझाया सारा, तो हमने इसको क्रॉस चेक भी किया और पाया कि बिल्कुल ठीक है। पर हमें ये लगा कि भाई जो ये BIS की रिक्वायरमेंट इसने बताई है कि जिसकी वजह से ये टेम्परेरी स्टॉकिंग करने जा रहा है, कि जो इसकी एक एक्सेप्शनल रिक्वायरमेंट है, एक्सेप्शनल रिक्वायरमेंट ये होगी ना कि भाई एकदम से सेफर साइड पे स्टॉक जमा करके रख लो, बाद में पता नहीं स्टॉक डिले से ना आए। तो हमने इसके लिए क्लाइंट को कन्विंस किया कि आप 3 करोड़ रुपए की हमसे वन टाइम लिमिट लो, वन टाइम एडहॉक टाइप या WCDL टाइप लिमिट लो 6 महीने के लिए। हम आपको 9 करोड़ रुपए देंगे, पर उसमें से 3 करोड़ रुपए आपको वन टाइम एक्सेप्शनल यूज के लिए देंगे, जिसको आप यूज करेंगे अभी आज की डेट में अपनी इंपोर्ट के लिए, स्टॉकिंग करेंगे, और 6 महीने बाद इसको रीपे कर देंगे हमें, और उसके बाद आप इसको फिर कभी भी अवेल नहीं कर पाएंगे। तो हम आपको ये टेम्परेरी रिक्वायरमेंट के लिए आपको ये 3 करोड़ रुपए की एक एडहॉक 6 महीने के लिए एक फैसिलिटी की शेप में आपको अलाउ कर देते हैं। अगर फ्यूचर में आपका कोई टर्नओवर बढ़ा, आपका बिजनेस बहुत ऊपर चला गया, तो हम शायद इसको रेगुलराइज कर दें कि वन टाइम की जगह आपको मोर टाइम इसको अलाउ कर दें। वो क्रेडिट का डिसीजन रहेगा, क्रेडिट की मर्जी रहेगी, पर फिलहाल हम आपको सिर्फ वन टाइम यूज करने की इसको परमिशन देंगे। तो क्लाइंट क्योंकि जेन्युइन था बिल्कुल, तो उसको ये रिक्वायरमेंट समझ में आ गई, तो उसने इस चीज को अंडरस्टैंड किया और इस पे एग्री कर गया, तो हम भी एग्री कर गए। तो क्योंकि हमारा कंफर्ट बहुत, हमारा 5-7 साल से कस्टमर है, एक्सीलेंट बैंकिंग, एक्सीलेंट फाइनेंशियल्स, एक्सीलेंट सिबिल, और कभी भी क्लाइंट ने डिफिकल्ट टाइम्स पे भी, इवन ड्यूरिंग कोविड टाइम जब लॉकडाउन का टाइम आया, जो कि इसका इंपोर्ट का बिजनेस था, तो ड्यूरिंग दैट टाइम भी जब एलॉय व्हील्स के काम में लोग गाड़ियों निकाल के एलॉय व्हील्स के ऊपर खर्चा नहीं कर रहे थे लॉकडाउन के टाइम पे भी, इन टाइमों में भी क्लाइंट ने कभी भी दिक्कत परेशानी नहीं दी। मतलब ये वैसा क्लाइंट था कि जिसको पैसा यूज करना आता था, धंधा चलाना आता था, पैसा इस्तेमाल करना आता था, तो हमें कंफर्ट था इस केस के ऊपर। तो हमने इस वजह से ऊपर हमने टोटलिटी में इनकी चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए इसके ऊपर कॉल लिया और इसको ओके किया कि इसको इन शर्तों के साथ कि 3 करोड़ रुपए वन टाइम मिलेगा, 6 करोड़ रुपए बाकी आपको, 2 करोड़ तो आपको ऑलरेडी दे ही चुके हैं, 4 करोड़ रुपए आपको अभी रिलीज कर देंगे। तो कोलेटरल कवर के ऊपर हमने अल्टीमेटली अपना बैंक का लेवल का कॉल लिया, तो इस केस को डिसीजन किया। आई होप आपने इन चीज़ों को समझा होगा। कुछ आपको और इंप्रूवमेंट्स चाहिए, कुछ आपके कमेंट्स हो, तो आप मेरे को ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, तो हम अगली वीडियोस में उनको अकॉर्डिंगली कंसीडर करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू वेरी मच गाइस।